वेलकम टू इंसेप्शन यूपीएससी। आज हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि डेमोक्रेसी होती क्या है। बेसिकली डेमोक्रेसी का मतलब होता है डेमो और क्रेसी। डेमो मतलब पीपल यानी आम जनता, और क्रेसी का मतलब होता है रूल यानी राज्य करना। अगर ऐसी कोई व्यवस्था पाई जाती है जहाँ पर जनता राज करती है, यहाँ पर जो डिसीजन होते हैं वो सारे जनता लेती है या जनता के लिए लिए जाते हैं, उस सिस्टम को हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट है, सरकार है, वो पूरी जनता चुनेगी, जनता के लिए चुनी जाएगी और जनता द्वारा चुनी जाएगी। यानी अल्टीमेट जो पर्पज़ रहेगा हमारे पूरे सिस्टम का वो रहेगा टू सर्व अवर पीपल, लोगों की सेवा करना। अब इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब किया गया है अब्राहम लिंकन द्वारा। इन्होंने एक बात कही है जो कि अब तक की सबसे बेस्ट बात कही जा सकती है डेमोक्रेसी में। वो ये है कि डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय पीपल एंड फॉर पीपल। इसमें जो गौर करने वाली बात है गवर्नमेंट ऑफ पीपल, यानी जो सरकार यानी जो यानी जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो किसकी है? लोगों की है। इसमें कौन चुने जाएंगे? लोग चुने जाएंगे। यानी सरकार के जो भी लोग होंगे, जैसे मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, ये कोई बाहर से नहीं आएंगे, ये आम जनता से ही चुने जाएंगे। आम जनता ही होगी यहाँ पर बैठी हुई। ये राजा वाला सिस्टम नहीं चलेगा कि भाई राजा हो वो अलग है, वो जनता से अलग है। ठीक है, दो सिस्टम है। एक तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि जनता है, ठीक है, और दूसरी तरफ है राजा। अब इन दोनों के बीच में एक बाउंडेशन होता है कि जनता कभी राजा नहीं होती और राजा कभी जनता नहीं हो सकता। ये पूरा एक क्लियर बाउंडेशन मिलता है जो कि हमें गवर्नमेंट ऑफ पीपल में नहीं मिलेगा। यानी जनता कभी भी गवर्नमेंट बन सकती है, यानी इन्हीं में से कोई चुना जा सकता है कभी भी। ठीक है, अब इन्हें चुनेगा कौन? इन्हें लोग ही चुनेंगे, यानी जनता ही चुनेगी। इन्हें कौन चुनेगा? जनता ही चुनेगी। ठीक है, तो बाय द पीपल। अब ये जनता ही चुनी गई है, जनता ने ही चुना है। समझो, जनता ही चुनी गई है और जनता ने ही चुना है। ये किसके लिए चुना है? ये चुनाव भी जनता के लिए है, यानी पीपल्स के लिए ही चुना गया है। इनका पूरा अल्टीमेट पर्पस क्या रहेगा? टू सर्व द पीपल। इससे बेहतर डेफिनेशन हमको डेमोक्रेसी की कहीं भी नहीं मिलती है, जो कि अब्राहम लिंकन ने कही है। वो बड़ी फेमस कोटेशन है इनका। ठीक है, अगर हम टाइप ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें तो टाइप ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब ये हो गया कि लोग डिसीजन ले रहे हैं। डेमोक्रेसी मतलब डिसीजन टेकन बाय द पीपल। अब ये हमारी दो तरह की होती है, लोग डायरेक्टली डिसीजन ले सकते हैं या इनडायरेक्टली भी डिसीजन ले सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दोनों ही पाई जाती हैं। बात करेंगे पहले हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की, उसके बाद हम बात करेंगे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की। डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी लोग डायरेक्टली डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, विदाउट एनी मीडिएटर। ये डायरेक्ट डिसीजन ले रहे हैं विदाउट एनी रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अब ये डेमोक्रेसी को एक्सरसाइज करने की हमारे पास चार तरीके हैं। पहला तरीका है हमारे पास रेफरेंडम, दूसरा तरीका है हमारे पास इनिशिएटिव, तीसरा तरीका है हमारे पास प्लेबिसाइड और चौथा तरीका है हमारे पास रिकॉल। बात करेंगे रेफरेंडम की, तो रेफरेंडम का मतलब होता है कि अगर सरकार कुछ ऐसे मसले पर फंस गई है, यहाँ पर डिसीजन नहीं ले पा रही है, वो चाहती है कि इसमें हम जनता की राय जानना चाहते हैं, तो डायरेक्टली वो सरकार लोगों तक जा सकती है और उनसे उनके ओपिनियन पूछ सकती है। ठीक है, व्हेन गवर्नमेंट डायरेक्टली आस्क ओपिनियन ऑन एनी मैटर। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि सरकार को कभी भी अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना पड़ता। जैसा कि हमने देखा है यूरोपियन यूनियन से जब ब्रिटेन एग्जिट हुआ था, तब हमने देखा था कि ब्रिटेन की सरकार थी वो डायरेक्टली अपने लोगों के पास गई और उनसे पूछा कि बताइए हमें यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम लोगों ने कहा कि हाँ हमें अलग हो जाना चाहिए। तो फिर सरकार ने उनके मत का पालन किया, यानी उनके डिसीजन का पालन किया। अगर कहीं पर डेमोक्रेसी है और अगर लोगों ने कोई डिसीजन लिया है तो सरकार उसको नकार नहीं सकती है, उसे वो पालन करना पड़ेगा। यानी पीपल्स डिसीजन इज बाउंडिंग ऑन गवर्नमेंट। ये बाउंडिंग रहेगा, ये मानना ही पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं हम इनिशिएटिव की। अगर लोग सरकार के पास जाते हैं कि सर इस मैटर पर हमको एक लॉ चाहिए,
कोई भी मैटर हो सकता है। लोग अगर ये महसूस करते हैं कि हाँ इसमें लॉ की कमी है, इसमें एक नियम या कानून बनना चाहिए। सरकार नहीं गई है इस बार लोग आए हैं सरकार के पास, और जब लोगों ने कोई बात कही है तो सरकार को बात माननी पड़ेगी, क्योंकि भाई डेमोक्रेसी है। अब ऐसा हुआ है इंडिया में, ठीक है, डायरेक्टली हम इनिशिएटिव तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ ऐसा हमें प्रतीत होता है। जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन जब चल रहा था, अन्ना आंदोलन जब चल रहा था, तो लोगों ने कहा कि देखो सरकार, हमको चाहिए लोकपाल बिल, और सरकार को फिर मजबूरन लोकपाल बिल बनाना पड़ा। ठीक है, ये होता है हमारा इनिशिएटिव। हम बात करें प्लेबिसाइट की, तो प्लेबिसाइट हमारा होता है टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स पर पीपल्स का ओपिनियन। अगर कई टेरिटरी ऐसी है जो कि डिस्प्यूटेड है, या वहाँ के लोग अपनी रिकॉग्निशन को एक्सरसाइज करना चाहते हैं, उसमें थोड़ा चेंजेस करना चाहते हैं, अपनी पहचान से जुड़े हुए सवाल अगर होते हैं, या अगर किसी टेरिटरी से जुड़े हुए सवाल हैं, उन पर अगर जनता की राय जानते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लेबिसाइट। जैसा कि हम इंडिया की अगर बात करें, तो बहुत लंबे समय से एक मांग उठती आ रही है कि कश्मीर में प्लेबिसाइट होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन की देखरेख में होना चाहिए, और वहाँ के लोग डिसाइड करें कि वो खुद को हिंदुस्तानी कहलाना चाहते हैं, या पाकिस्तानी कहलाना चाहते हैं, या आज़ाद रहना चाहते हैं। यहाँ पर लोग डिसाइड करेंगे अपनी आइडेंटिटी को। ध्यान रखना, लोग अपनी आइडेंटिटी को डिसाइड करेंगे, लोग उस टेरिटरी को डिसाइड करेंगे जहाँ पर वो रह रहे हैं। ऐसे कभी भी ओपिनियन होते हैं जहाँ पर टेरिटोरियल डिस्प्यूट होता है, उसे हम कहते हैं प्लेबिसाइट। नेक्स्ट जो आखिरी हमारा है, दैट इज़ रिकॉल। इसका मतलब है अगर लोगों ने सरकार चुनी है, लोग ये चाहते हैं कि नहीं, हमने सरकार चुनी थी, जिस उम्मीद के साथ चुनी थी वो उम्मीदों को पूरा नहीं कर पा रही है सरकार, चलो इस सरकार को वापस बुला लो, दूसरी सरकार चुनेंगे। अगर लोग बीच में ही मन बना लेते हैं टेन्योर पूरा होने से पहले, तो फिर ऐसे समय में हम जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ रिकॉल। चुनी हुई करंट गवर्नमेंट को हम गिरा देते हैं और नई सरकार चुन लेते हैं। यहाँ पर विपक्ष कुछ पार्टिसिपेट नहीं करता है, लोगों का ये मत होता है। अब ये व्यवस्था इंडिया में तो नहीं पाई जाती है, लेकिन कुछ कंट्री हैं जहाँ पर ये पाई जाती है, जैसे स्विट्ज़रलैंड है। अब स्विट्ज़रलैंड बहुत छोटा कंट्री है, ठीक है, वहाँ पर इलेक्शन आसानी से हो सकते हैं और लोग एक मत भी आसानी से हो सकते हैं। तो वहाँ पर ये चीज़ प्रैक्टिकल है कि हम चुनी हुई सरकार को हटाकर दूसरी सरकार बैठा सकते हैं। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ एक नॉर्मल इलेक्शन होने में भी बहुत खर्चा आता है, बहुत बड़ी मशीनरी का इस्तेमाल होता है, और बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। अगर हमने ये रिकॉल ले भी आते हैं इंडिया में, तो फिर कभी भी कोई भी सरकार चेंज की जा सकती है, यानी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहेगी, किसी के भड़काने पर, प्रोपेगेंडाज पर ये काम किए जा सकते हैं। तो रिकॉल एक बड़ा ही जिम्मेदार इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ की जनता भी उतनी ही जिम्मेदार होनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए रिकॉल हम कह सकते हैं कि इंडिया में बहुत हद तक प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, बात करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अलावा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब, इसमें भी डिसीजन जनता ही ले रही है, लेकिन इनडायरेक्टली। जनता डायरेक्ट डिसीजन न लेकर अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेज देती है कि भाई रिप्रेजेंटेटिव तुम जाओ हमारे, और हमारी तरफ से डिसीजन लो। ऐसे डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोल सकते हैं, या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। अब इसके दो टूल्स होते हैं, पहला है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और दूसरा है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमको मिलता है ब्रिटेन में, इंडिया में, यानी पार्लियामेंट होती है, हम अपने एमपी और एमएलए चुनते हैं जो कि हमारे लिए डिसीजन लेते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट हमारे लिए डायरेक्ट डिसीजन लेते हैं, प्रेसिडेंट को चुना जाता है, जो कि यूएसए में व्यवस्था पाई जाती है। तो ये है हमारा पूरा वीडियो डेमोक्रेसी पर। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। टाइप ऑफ डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी के टूल्स आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आते हैं, अच्छा लगता है, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं।